नमस्ते दोस्तों, एक हॉस्पिटल का स्टॉक है। इसका प्राइस केवल आपको पता है 400 रुपये के आसपास है और इसकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, यानी कि ये कर्जे में आ गई थी और कर्जे में आने की वजह से जो भी इनको नेट प्रॉफिट होता था ना, वो सारा माइनस में जाता था। तो इन्होंने एक अपना दिमाग लगाया और वो दिमाग लगाने के बाद अब मेरे को लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में ये प्रॉफिट में हो जाएंगे। और इसी को देखते हुए मुझको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड ने इसमें काफ़ी अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इसकी सेल्स वगैरह उतनी खास नहीं थी, पर आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि इनकी सेल्स काफ़ी खास होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति सुधार ली है। और हाँ, इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए भी नया मिलने वाला है। सीखने के लिए ये मिलने वाला है कि मतलब कुछ ऐसे टाइप के स्टॉक रहते हैं जिनकी स्थिति ख़राब हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के बाद कर्जा चुकाते हैं और कर्जा चुकाने के बाद वो उनका नेट प्रॉफिट माइनस से प्लस में आने लगता है। मतलब इस वीडियो में हम प्योर मतलब उसका बैलेंस शीट रीड करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बारीकी से मतलब किसी भी स्टॉक का हमको फाइनेंशियल और जो बैलेंस शीट रहता है उसको रीड करना चाहिए, और आपको रीड करना आ भी जाएगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, आपको मैं दिखाऊंगा तो ही समझ में आएगा, बोलने से नहीं समझ में आएगा। पर स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बारीकी एकदम दिखाऊंगा कि स्टॉक का जो बैलेंस शीट रहता है उसको कैसे पकड़ना चाहिए। और ये आपने सीख लिया ना तो ऑलमोस्ट समझ जाओ कि आपने 80% लगभग मतलब सीख ही लिया कि मार्केट के बारे में, स्टॉक गिरेगा कि ऊपर जाएगा, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको नाम दिखता रहेगा एस्टर डीएम हेल्थ केयर। और रिसेंटली इन्होंने जो कदम उठाया ना, उस कदम से जो इंडिया के म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, इन्होंने जो अभी कदम उठाया ना उसके वजह से काफ़ी जो इंडिया के म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। और इनके वो कदम क्या है मैं आपको आगे मतलब अभी बताऊंगा। अभी देखो, इसका प्राइस चल रहा है 413 रुपये। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे आता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनर, ठीक है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ठीक है, एस्टर, तो देख सकते हो कि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है। अच्छा खासा हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल का स्टॉक है। इनके हॉस्पिटल चलते भी है, क्योंकि इन्होंने, मैं पीडीएफ वगैरह भी दिखाऊंगा, आराम से देखो, कोई घाई नहीं है। काफ़ी अच्छा मतलब ये वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो 20,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, बाद में यहाँ पे नीचे आते तो देखो सेल्स ग्रोथ कुछ भी नहीं है, लास्ट 3 ईयर का माइनस में, और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का -40% है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इसका सेल्स ग्रोथ भी नहीं है, आरओसी भी नहीं है, तो आपने ये स्टॉक क्यों लिया? रीज़न है हॉस्पिटल का स्टॉक है, इसके लिए लिया। ठीक है, बाद में नीचे आते तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी पूरी गिरवी है 98%, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी गिरवी है। पर सेम इसका सिचुएशन ना सुजलोन की तरह क्यों है मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखो इनके ऊपर डेप्ट वगैरह था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2016 से पकड़ूँ तो देखो इनके ऊपर स्टार्टिंग से ही डेप्ट था। हाँ, अभी ये 2016 से पकड़ रहा हूँ मैं, 3,321 करोड़ का कर्जा था। फिर इनका रिजर्व भी बढ़ा, देखो ध्यान से देखना थोड़ा। फिर इनका रिजर्व बढ़ा 1472। फिर इनके ऊपर कर्जा था 2758। ठीक है, फिर इनका रिजर्व बढ़ गया। रिजर्व बढ़ना यानी कि अपना पैसा बढ़ गया, यानी कि कैश बढ़ गया। ठीक है, अब रिजर्व इनका हो गया 2327 और कर्जा हो गया 2352, यानी कि सेम लेवल पे आ गया। जितना रिजर्व है उतना कर्जा है। फिर बाद में आगे बढ़ते तो देखो इनके पास 2709 करोड़ का रिजर्व था 2019 में। फिर बोरिंग्स 2788, मतलब सेम था। फिर अचानक से 2020 में ये कर्जे में चले गए, 5,600 करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया और रिजर्व इनका उतना ही था 2775 करोड़। फिर इन्होंने क्या किया, रिजर्व कम करना चालू किया, कर्जा कम किया इन्होंने। फिर 2021 में इन्होंने 4,804 करोड़ का इनका कर्जा था, और ऐसे करते करते आ गया अब 2024। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक बिल्डिंग सेल कर दिया, और वो बिल्डिंग सेल करने के बाद पैसा जुटाया, और फिर उन्होंने क्या किया, इनका जो कर्जा 6,075 करोड़ तक चला गया था, इन्होंने अपनी एक बिल्डिंग सेल की, और वो बिल्डिंग सेल करने के बाद इन्होंने ये पूरा कर्जा मिटा, मतलब पूरा मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 6,075 करोड़ से इनका कर्जा हो गया 1,758 करोड़। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या हो गया, इन्होंने अपनी एक बिल्डिंग बेच दी, तो अब सिचुएशन ये हो गया कि इनके पास कर्जा केवल 1,758 करोड़ का है,
और रिजर्व इनके पास 3686 करोड़ का, यानी कि अब ये प्लस में आ गए। अब इनका रिजर्व बढ़ गया और कर्जा कम हो गया। तो अब इससे क्या होगा, अब जो भी ये नेट प्रॉफिट जनरेट करेंगे इनका प्रॉफिट में आएगा, ना कि माइनस में आएगा। और पहले क्या होता था, पहले कर्जा ज़्यादा था, रिजर्व कम था, तो जो भी नेट प्रॉफिट होता था वो माइनस में जाता था। अब क्या हुआ, इनका कर्जा कम हो गया, रिजर्व ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट करेंगे वो प्लस में रहेगा। इसके वजह से म्यूचुअल फंड काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे इस स्टॉक में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते ना, तो ये देखो यहाँ पे फिक्स असेट पे क्लिक करते हैं अपन, तो देखो पहले इनके पास बिल्डिंग्स थी अराउंड 3314 करोड़ की, जो कि इन्होंने बेच के अब कर दिया 827 करोड़ का, ठीक है। और ये करना सही है कि गलत मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। फिर इनके पास लैंड्स था, देखो बाप रे बाप, इनके पास लैंड्स था एक टाइम पे कितना, 3132 करोड़ का, जो इन्होंने ज़मीन वगैरह बेच दिया। और इनके पास ज़मीन केवल हो गई अब 713 करोड़ की। पर एक टाइम पे इनके पास लैंड्स कितने का था, 3155 करोड़ का, और आज इनके पास लैंड्स केवल 413 करोड़ का, ठीक है। और बिल्डिंग के साथ भी सेम हुआ, इनके पास बिल्डिंग्स थे 3314 करोड़ के, जो कि अब हो गए 827 करोड़ के। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ अपना हॉस्पिटल बेचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट भी मतलब इक्विपमेंट भी बेचते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि इनके पास पहले इक्विपमेंट था 2294 करोड़ का, जो अब केवल है 1150 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने अपने बिल्डिंग्स, लैंड्स और इक्विपमेंट्स वगैरह बेच दिए। और बेचने के बाद क्या किया, इन्होंने पूरा फोकस किया कर्जा चुकाने पे। देखो यहाँ पे हम देखें ना, तो देखो यहाँ पे इन्होंने, अब ये देखो पहले इनके ऊपर 6000 करोड़ का कर्जा था, अब केवल 1758 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। और रिजर्व अब क्या हो गया है, अपना पैसा बढ़ गया, यानी कि रिजर्व बढ़ गया है और कर्जा कम हो गया है। तो अब जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट करेंगे वो प्लस में आएगा, यानी कि कंपनी के हित में आएगा, ठीक है। यहाँ तक हुई। हॉस्पिटल का स्टॉक है, इसके लिए इतना इस पर फोकस डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें बूस्ट काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और कभी कभी मतलब होता है ना, कोई कोई इन्वेस्टर बोलता है मैंने ऐसे स्टॉक लिया जो 5-6 साल तक लॉस में था, लॉस मेकिंग कर रहा था, पर मुझे उसके बिज़नेस पे भरोसा था, मैं उसके बिज़नेस को समझ पा रहा था, मैंने उससे सीईओ से बात किया था। तो ये कुछ ऐसी टाइप की ही कंपनियां होती है जिस पे इन्वेस्टर अपना दाव लगाते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनता है। हॉस्पिटल का इसके लिए मैंने चूज़ किया, ध्यान देना, क्योंकि ये बिज़नेस रुकने वाला नहीं है। इसके पीडीएफ पे भी मैं आपको लेके चलूँगा। यहाँ पे देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 37% था जब इनके ऊपर कर्जा था, और जैसे ही कर्जा इन्होंने अपना ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि चुका दिया आधे से ज़्यादा, तो इनको भी अपने कंपनी पे भरोसा आ गया और इन्होंने 37% से अपनी होल्डिंग 41% कर दी। इन्होंने एफआईज से अपनी होल्डिंग खरीद ली। और बाद में देखो एक टाइम पे डीआईज की होल्डिंग केवल 8% थी, जो कि अब डबल हो चुकी है 16%। तो इसमें कौन कौन से बड़े बड़े दिग्गज है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है जिसके पास इस कंपनी की 6% तक की होल्डिंग है। उसके बाद निप्पॉन लाइफ के पास भी होल्डिंग रखा हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फिर एसबीआई कोंट्रा के पास इसकी होल्डिंग है। आईसीआई वाले ने अभी जस्ट कूदा है, देखो जस्ट ये कंपनी में कूदे 1.5% के 1.15%। तो डीआईज लोग समझ रहे हैं, उनको पता चल गया कि ये बिज़नेस, ये जो इनका हॉस्पिटल का स्टॉक है आने वाले समय में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा। पहले भी करता था पर कर्जे के वजह से माइनस में जाते थे। सेम सुजलॉन के साथ था। सुजलॉन के साथ कैसा था, सुजलॉन के ऊपर कर्जा था, तो जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट करते थे वो माइनस में जाता था। तो सुजलॉन ने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ मशीन वगैरह नहीं बेचे, उन्होंने शेयर्स दिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जिनसे भी हम कर्जा लिए, हम तुमको भाई कर्जा तो नहीं दे पाएंगे, हम अपना शेयर दे देते। तो उन्होंने क्या किया, सुजलॉन ने अपना शेयर बांट दिया। और शेयर बांटने के बाद क्या हुआ, अब कर्जा तो मिट गया, क्योंकि भाई कर्जा तो नहीं दे पाए, हमने शेयर दे दिया। तो जो भी फिर बाद में ये नेट प्रॉफिट करने लगे, मतलब जो भी इनका नेट प्रॉफिट आने लगा वो माइनस में नहीं प्लस में आने लगा, जिसके वजह से स्टॉक भागा है। अगर मैं आपको यहाँ पे सुजलॉन दिखाऊँ तो सेम सिचुएशन हुआ है। देखो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट देखो, नेट पहले क्या था, सुजलॉन का -1355 करोड़ का रिजर्व था, यानी कि इनका रिजर्व माइनस में था और इनके ऊपर कर्जा था 1938 करोड़ का। पर बाद में क्या हो गया, इनका रिजर्व प्लस में हो गया अराउंड 1200 करोड़ के आसपास, और फिर इनका कर्जा
रह गया केवल 150 करोड़, यानी कि अब इनका रिजर्व बढ़ गया है, कर्जा कम हो गया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट प्लस में आ रहा है। और सेम अभी एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ भी सिचुएशन है, ठीक है। तो देख लो भाई, मस्त है। यहाँ पे मैं नीचे आपको पीपीटी अगर दिखाऊं, और डीआईज लोगों की अभी भी उम्मीद है। उम्मीद इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने अभी कर्जा चुका दिया। और क्या ये करना सही है इन्होंने, जैसे कि देखो इनके पास पहले कैश था अराउंड 380 करोड़ का, 480 करोड़ का। आज इनके पास कैश केवल 1113 करोड़ का है। तो क्या ये सही है अपने कैश को कम करना, और फिर जो फिक्स असेट में था लैंड्स को बेच देना, मशीन को बेच देना, इक्विपमेंट को बेच देना कर्जा चुकाने के लिए? तो देखो ये बिल्कुल सही है। पूछो क्यों? मान लो कि इनके पास 20 हॉस्पिटल है, सपोज एग्जांपल के लिए इनके पास 20 हॉस्पिटल है, 20 हॉस्पिटल है। अब ये कर्जे में चल रहे, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कर्जे में आ रहा है। तो इन्होंने अपना क्या दिमाग लगाया, 20 में से 5 हॉस्पिटल बेच दिए, 5 हॉस्पिटल को सेल कर दिया, और जो भी वहाँ से पैसा मिला इन्होंने कर्जा दे दिया, अपना कर्जा चुका दिया, ठीक है। अब बचे इनके पास केवल 15 हॉस्पिटल। तो जो पहले 20 हॉस्पिटल इनका लॉस में, मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट लॉस में आता था, तो अब तो भले इनके पास अब 15 आ गया, पर वो लॉस में नहीं आएगा। जो भी 15 हॉस्पिटल से कमाई होगी वो प्लस में होगी। तो बोलने का मतलब ये है कि 20 हॉस्पिटल के साथ लॉस में चलने से अच्छा 15 हॉस्पिटल के साथ प्लस में चले। सही है ना? 20 हॉस्पिटल के साथ लॉस में चलने से अच्छा 5 हॉस्पिटल बेच दो, और उससे जो पैसा मिले कर्जा चुका दो, और जो 15 हॉस्पिटल से अर्निंग होगा वो अपने जेब में आएगा, ठीक है, वो कर्जे में नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल का स्टॉक है उस हिसाब से तो सही है मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पे मैं पीपीटी पे आपको दिखाऊं तो देख सकते हो इनकी रिसेंटली काफ़ी अच्छी खासी मतलब बिजनेस भी ग्रो हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। एक बार ये ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी बैलेंस शीट होता है। यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ सेल किया, तो हाँ एक और चीज़ दिखाना भूल गया। देखो मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ, इन्होंने अपना बिजनेस सेल किया, तो देखो इनका नेट प्रॉफिट 5152 करोड़ बढ़ के आ गया अचानक से। तो पहले देखो माइनस में जाते थे बेचारे, ठीक है, पर इन्होंने अपना बिल्डिंग सेल किया, जिसके वजह से जून के क्वार्टर में ये इनका नेट प्रॉफिट इतना बढ़ के आ रहा है, ठीक है। ये इनकम से नहीं आया, ये बिल्डिंग बेच के आया। अदर इनकम पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है ना अदर इनकम, यानी कि अदर आइटम कुछ बेचा रहेगा, वही बिल्डिंग्स वगैरह लैंड्स जो मैंने आपको बताया ना वो बेचा है, इसमें दिखा रहा है। अभी आपको थोड़ा बाहर से आवाज़ आएगा चिल्लाने की, तो थोड़ा इग्नोर करना। यहाँ पे पीडीएफ ओपन करता हूँ तो इसका भी मैं डिटेल बताता हूँ। देखो इनके पास बेड कैपेसिटी कितना है, 4870 के आसपास, ठीक है। और अगर Q1 FY24 यानी कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, पिछले क्वार्टर यानी कि पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें, तो इनकी बेड की कैपेसिटी बढ़ी है, ठीक है। फिर बाद में लिखा है यहाँ पे देखो एवरेज ऑक्यूपाइड बेड्स, यानी कि एवरेज इनके बेड्स कितने भरे रहते हैं, अराउंड 2367, यानी कि 4870 में से इनके ऑलमोस्ट 2367 बेड हमेशा भरे रहते। और Q1 FY24 से 8% की ग्रोथ है, ठीक है। अब बेड कैपेसिटी भी इनकी बढ़ गई है। देखो पहले इनके पास बेड कैपेसिटी थी 4423 और अब हो गया है 4870। और नीचे यहाँ पे आते तो देखो यहाँ पे लिखा है ARPOB, यानी कि इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म में बता देता हूँ, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी कि हर एक बेड से एवरेज ये कितना कमाते। तो पहले ये कमाते थे अराउंड 40,000 के आसपास, और अभी ये कमा रहे 44,200 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि इन पेशेंट, तो पहले इनके इन पेशेंट थे 58,000 के आसपास, और अभी इनके इन पेशेंट है 66,747 के आसपास। अभी ये इन पेशेंट क्या होता है? इन पेशेंट वो होता है जो हॉस्पिटल में एक रात से ज़्यादा रुकता है, ठीक है। मतलब वो अगर एक रात रुक गया तो इन पेशेंट हो गया। और आउट पेशेंट कौन होता है? जो आज आया और आज ही घर पे चला गया, आज आया और आज ही घर पे चला गया। तो ये इन्होंने मिलियन में लिखा है। Q1 FY24 में इनका 0.68 मिलियन इन आउट पेशेंट थे, और बढ़ के अभी आउट पेशेंट हो गए 0.78 मिलियन। तो देख सकते हो इन पेशेंट में ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड्स में इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे दिखाओ तो इनके पास फार्मेसी भी है। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है कि कहाँ कहाँ पे हॉस्पिटल है और कहाँ पे बेड कैपेसिटी कितना है, देख सकते हो। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे आते हैं तो देखो 15 सिटी में फैले हुए हैं, 5 स्टेट में फैले हुए, 5 स्टेट के 15 सिटी में फैले हुए। 19 हॉस्पिटल से इनके पास कैपेसिटी बेड है इनके पास 4870 के आसपास। 13 क्लिनिक्स भी है, 243 लैब्स भी है, 217 फार्मासीज भी है, यानी कि 217 मेडिकल भी है इनके पास। 67% ऑक्यूपाइंस रहता है इनके, बेड्स वगैरह जो रहते 67% भरे रहते। बाद में ये तो बता दिया मैंने। ठीक है, तो देख लो भाई, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया ना, जो कोई कोई बड़े लोगों का इंटरव्यू में आपने सुना रहेगा कि यहाँ पे लिखा भी है, हाँ कैपेसिटी वगैरह लिखा है। ठीक है, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू आते हैं ना, जब वो बोलते हैं कि मैंने ऐसे स्टॉक लिया था जो डूब गया था, कर्जे में था, पर मुझे उसके बिज़नेस पे भरोसा था, तो ये सारे ऐसे ही स्टॉक रहते। ठीक है, एक्चुअली क्या अपने को बैलेंस शीट रीड नहीं करना आता, तो अपन समझ नहीं पाते कि ये स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा आगे चल के फ्यूचर। पर फ्यूचर काफ़ी ग्रेट लग रहा है इसका, बहुत टाइम से मैंने इसको वॉच लिस्ट में रखा था। ग्रेट इसके वजह से लग रहा है, इन्होंने अभी कर्जा कम कर दिया, तो कर्जा कम कर दिया तो अब पैसा कमाएंगे बस। ठीक है, पर हाँ एक बात याद रखना, स्मॉल कैप का स्टॉक है और इनका जो क्या बोलते कि ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो प्लेज है। ठीक है, पूरी। पर म्यूचुअल फंड ने काफ़ी भरोसा दिखाया, उनको पता है कि आने वाले टाइम में हेल्थ केयर की कितनी डिमांड रहने वाली है, और स्टॉक सबसे मेन काम किया स्टॉक ने, हॉस्पिटल स्टॉक ने अपना कर्जा चुका दिया। अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो एक्चुअली ये सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, अभी सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका निकल के आएगा 386 का। तो जो भी डिसीजन है वो आपका डिसीजन बनता है, मेरा काम था केवल बताना। और देख सकते हो कि ऐसे टाइप के भी स्टॉक रहते हैं, मतलब पहले पूरे डूब चुके थे, फिर उन्होंने अपने कुछ ज़मीन जायदाद बेचे और बिज़नेस को वापस ग्रो किया, मतलब बिज़नेस में वापस जान फूका, कर्जा चुका के, और वापस कमबैक किया। तो ऐसे स्टॉक भी मार्केट में होते हैं जिनको हमको ध्यान देना होता है। और म्यूचुअल फंड ने 8% से अपनी होल्डिंग बढ़ा के 16% कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिए। तो कुछ उन्होंने देखा तो रहेगा ना, उन्होंने यही देखा रहेगा कि इन्होंने भाई अपने कुछ लैंड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बेच के फिर बिज़नेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए सोच रहे। और काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, मस्त डिसीजन लिया है। ज़्यादा 400 रुपये का स्टॉक है, और जो भी आपका बाय सेल का कॉल रहता है वो आपका डिसीजन है, ना कि मेरा है। और इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए और स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बताया, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना, नहीं तो भाई फंस भी सकते हो। जो भी मैंने अभी बातें बताई मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। तो मेरी किसी भी बातों में आके बाय सेल का कॉल मत करना, इस बात का ध्यान देना।